का चलिए एक बार फिर आपका वेलकम है, नमस्कार। और ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी वो बात करी थी घूर्णन गति के बारे में, और हमने घूर्णन गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया था। और उस वाले सेशन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहना ये चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा सोचने की क्षमता विकसित करेंगे उतनी बेहतरीन आप ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है फिजिक्स की तरह कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, उतने ज़्यादा अपने आप को विकसित कर पाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा सोचिएगा फिर। अच्छा, जो हमें इस सेशन में जो हमें पढ़ाई करनी है इस वाले आज वाले टॉपिक में, वो ये पढ़ना है जो पृथ्वी की दूसरी गति थी, परिक्रमण गति, उसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर परिक्रमण जो गति होती है वो होती क्या है, हमने आपको ये बताया था। परिक्रमण गति को ही एक और नाम देते हैं वार्षिक गति, और इसे ही एक अगर कहते हैं रिवोल्यूशन, ये नाम दिया जाता है। आखिर ये होता क्या है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो वास्तव में कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। आप अगर रट्टा मार के गए तो पक्का नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है, आखिर ये चीजें होती कैसी हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही है, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, चीजें नहीं समझ आती हैं, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आइए, उसे लिखिए कि ये चीज समझ में नहीं आई है। या फिर हो सकता है कि वो चीज समझ आ रही हो, तो एक दो बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो फिर छूट गया तो छूट गया। ऑनलाइन जितनी बार चाहिए उतनी बार लगे रहिए। देखिएगा, हम बात करेंगे परिक्रमण गति के बारे में, आखिर क्या होता है, ये कैसे होता है। तो परिक्रमण गति के बारे में शुरू करने से पहले मैं बता दूं परिक्रमण गति होती क्या है। जैसे क्या होता है कि कोई एक सेंटर, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये मार्कर है और ये अंगुली है। अगर ये अंगुली इस मार्कर के चारों तरफ घूम रही है, इसका मतलब जो ये मेरी अंगुली थी ये इसका परिक्रमण कर रही है। ठीक, वैसे ही बीच में होता है सूर्य, और जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जो इसका ऑर्बिट है, जो रास्ता है वो है दीर्घ वृत्ताकार, एकदम गोलाकार नहीं है, एकदम से गोल नहीं है, थोड़ा सा लंबा वाला है, उसे नाम दिया जाता है दीर्घ वृत्ताकार। तो हमारे पृथ्वी का जो रूट है, जो रास्ता है वो दीर्घ वृत्ताकार का है। और एक बार ऐसा होता है कि हमारी पृथ्वी एक बार सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और एक बार सूर्य से सबसे दूर होती है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, कब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी होती है। परिक्रमण गति आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना ही कहलाता है परिक्रमण गति। और एक परिक्रमण गति पूरा करने में जो पृथ्वी हमारी समय लेती है वो लेती है 365 दिन 6 घंटा। और देखिएगा ये 6 घंटा है, मतलब एक साल में 6 घंटा बढ़ रहा है। अगर एक साल में 6 घंटा बढ़ रहा है तो 4 साल बाद वो 24 घंटा हो जाए, और जैसे ही 24 घंटा होगा इसका मतलब है कि हमें एक दिन मिल गया। अब एक दिन, और अगला जो चौथा साल होगा उस समय हमारी पृथ्वी कितने में करेगी, 366 दिन में, उसे ही कहती है लीप वर्ष। ये चीज यहीं से निकल के आती है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि एक साल में 6 घंटा बढ़ता है, यही 6 घंटा 4 साल बाद होके 24 घंटे में बदल जाता है, और उस साल जो हमारी
पृथ्वी होती है वो 366 वाला रेशियो हो जाता है, और उस समय फरवरी 29 की हो जाती है। ये चीज तो आपको पहले से पता होगी, अगर यहाँ बात आई थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखिएगा बात हो रही थी कि जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है, एक बार सबसे समीप में होती है और एक बार सबसे दूर होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, उसे एक नाम दिया जाता है उपसौर्य। ये पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है तो नाम दिया जाता है उपसौर, और उस दिन एक तारीख हमें मिलती है, वो तारीख हमें मिलती है 3 जनवरी की। 3 जनवरी के दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और नजदीक होने का मतलब ये होगा कि आखिर कुछ किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होता है वो देख लीजिए, 147 मिलियन किलोमीटर। मतलब सूर्य से पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को, और जब सबसे न्यूनतम दूरी पे आता है तो उस समय यहाँ पे क्या कहा जाता है, उपसौर। और उपसौर को ही एक नाम दिया जाता है पेरीहेलियन। चाहे वो पेरीहेलियन से क्वेश्चन पूछे, चाहे उपसौर से क्वेश्चन पूछे जाए, 3 जनवरी से सब दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अब बात आती कि नजदीक तो होती है, एक समय ऐसा भी आता होगा जब सबसे दूर होती होगी, और जब सबसे दूर होती है तो उस दिन जो तारीख मिलती है वो मिलती है 4 जुलाई की। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, हर साल ये समय होता है कि हर साल 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है। और इस समय जो यहाँ को नाम दिया जाता है ये होता है अपसौर्य, और जो अपसौर है इसे ही नाम दिया जाता है अपहेलियन। अपहेलियन चाहे अपसौरी, या फिर 4 जुलाई के दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है, और इस समय जो दूरी होती है यहाँ पे 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच, जब ये सबसे अधिक दूरी पे होती है तब। तो एक चीज आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ हमारी पृथ्वी एक ऐसे रास्ते पे चलती है कि बराबर दूरी हर समय नहीं रहती, कभी दूरी ज्यादा होती है, कभी दूरी कम होती है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब हम किसी आग के पास होते हैं तो गर्मी ज्यादा होती है, जब आग से दूर होते हैं तो गर्मी कम होती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी का है। हमारी पृथ्वी जब सूर्य से दूरी रहेगी तो ठंडी वाला मौसम होगा, और जब नजदीक होगी तो गर्मी का एहसास होगा। लेकिन होता क्या, देखिएगा जहां हम रहते हैं कर्क रेखा वाले क्षेत्र में 4 जुलाई को ठंडी नहीं होती है। 4 जुलाई को ठंडी नहीं होती है, इसका मतलब दूर है तब भी ठंडी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट गलत होना चाहिए। लेकिन होता क्या, उस समय हमारा जो सूर्य होता है 4 जुलाई के इर्द गिर्द हमारा जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा मतलब हम लोगों के लंबवत वाले क्षेत्र में रहता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी नहीं होती है। लेकिन जब हमारे यहाँ 3 जनवरी को एकदम कड़क वाली ठंडी पड़ती है, गुड़गुड़ी वाली, 2-4 ठो कंबल पड़ोसी का मांग के उड़ने वाली ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है 3 जनवरी को। लेकिन सूर्य के नजदीक है तो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन होता क्या, इस समय जो सूर्य है वो चला जाता है मकर रेखा वाले क्षेत्र में, इसलिए कर्क रेखा पे ठंडी पड़ती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे थोड़ी सी चर्चा ये करनी है, तो इसके कारण क्या होता है ये जान लीजिएगा। एक चीज और आपको बतानी है, इससे इस संदर्भ में है। देखिएगा, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट होगा जो आपको नहीं समझ आएगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा यहाँ नहीं समझ आया है, तो अगली वाली वीडियो में मैं उसका सलूशन बता दूंगा आपको। ठीक, वैसे ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो एक बार में समझ ना आए। इतना बेहतरीन तरीके से समझाने के बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी शिकायतें रह जाती हैं। ठीक है, देखिएगा हम इन 3 रेखाओं के बारे में आपसे अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। एक होती है कर्क रेखा,
एक होती है भूमध्य रेखा और एक होती है मकर रेखा। हमने इसे पहले इसलिए पढ़ा दिया था, आपको बता दिया था ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, जैसे ही कहीं यूज हो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाए, हाँ ये चीज यहां से थी। ठीक, देखिएगा कर्क रेखा की बात और भूमध्य रेखा और मकर रेखा की कुछ विशेषताएं हैं, वो उन विशेषताओं के बारे में हमें जानना। देखिएगा अगर सूर्य हमारा कर्क रेखा के लंबवत चमकेगा तो कर्क रेखा वाले पूरे क्षेत्र में गर्मी होगी, और अगर भूमध्य रेखा के लंबवत चमक रहा होगा तो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। अगर हमारा मकर रेखा वाले क्षेत्र में चमकेगा तो मकर रेखा वाले क्षेत्र में गर्मी होगी। अब हमें जो जानना है वो यही जानना है कि कब हमारा सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, कब भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है और कब मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। देखिएगा एक डेट हमें मिलती है 21 जून की, 21 जून की एक तारीख हमें मिलती है, उस दिन हमारा सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। ठीक, फिर जून के बाद हमारा सूर्य नीचे आने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में आते हैं तो एक तारीख हमें मिलती है 23 सितंबर की, उस दिन हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमक रहा होता है। हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमक रहा होता है। अब भूमध्य रेखा के लंबवत चमक लिया, अब फिर ये नीचे जाएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में एक और तारीख हमें मिलेगी जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमक रहा होता है। तो उस दिन जो तारीख होती है वो होती है 22 दिसंबर की। देखिएगा एक बार सूर्य 21 जून को लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब है जून के महीने में कर्क रेखा पे जितने भी देश पड़ रहे होंगे सबके यहाँ गर्मी होगी। फिर सितंबर वाले महीने में भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में आ रहा है, इसका मतलब है कि सितंबर महीने में भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। और मकर रेखा पे आ रहा है 22 दिसंबर को, इसका मतलब है कि 22 मकर रेखा पे दिसंबर वाले महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर मकर रेखा पे 22 तारीख को गर्मी है तो यहाँ पे ठंडी होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। और यही कारण होता है कि जब हमारा सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा होता है तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से 6 महीने की रात हो जाती है, 6 माह की रात हो जाती है उत्तरी ध्रुव पे। ठीक, और जब हमारा सूर्य फिर 22 तारीख के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जब हमारा सूर्य 22 तारीख के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो हमें लास्ट डेट मिली थी 22 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में एक डेट हमें मिलती है, वो मिलती है 21 मार्च की। 21 मार्च के दिन हमारा जो सूर्य होता है वो फिर भूमध्य रेखा के लंबवत चमकना शुरू होता है। जैसे ही वो यहाँ पे लंबवत चमकता है फिर आगे बढ़ जाता है और फिर हमें एक अलग डेट मिलती है यहाँ पे 21 जून की। तो यहाँ पर भी 21 जून को लंबवत चमक रहा है और यहाँ पर मतलब कर्क रेखा पे जो उसके लंबवत होने का दिनांक है, जो तारीख है, वो हो गई 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। और जैसे ही कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है तो उसे एक नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। सूर्य का कर्क रेखा पे लंबवत चमकना ही कहलाता है कर्क संक्रांति। मतलब 21 जून को उस दिन कर्क रेखा पे कर्क संक्रांति होगी। और अगर कर्क संक्रांति है और सूर्य लंबवत चमक रहा है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो रात सबसे छोटी होगी, दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे दिन सबसे बड़ा है तो रात सबसे छोटी होगी। और दूसरी बात यहाँ पे रात क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी।
दक्षिण, इस दिन सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी। ये चीज क्लियर हो गई। देखिएगा फिर 23 तारीख और 21 मार्च, 23 तारीख को भी और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। इसका मतलब सूर्य 2 बार साल में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है। और भूमध्य रेखा की एक विशेषता और है, भूमध्य रेखा पे एक वर्ष मतलब पूरे साल दिन रात बराबर होते हैं। और भूमध्य रेखा पे यहाँ पे जो रात होगी पूरे साल और जो दिन होगा ये बराबर होंगे। वही जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन वाली बात आएगी। जब यहाँ पे सूर्य 22 दिसंबर को सबसे लंबवत चमकेगा तो उस समय यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और अगर मकर रेखा पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे यहाँ क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उस समय हमारे यहाँ ठंडी होती है, लेकिन किस देश में क्रिसमस ठंडियों में गर्मियों में मनाया जाता है? इसका मतलब मकर रेखा पे जितने भी देश हैं, अगर वहां पे क्रिसमस मनाया जाता होगा तो वो कब मनाया जाता होगा? गर्मी में। तो इतनी बातें बहुत आसानी से क्लियर हो गई हैं कि इसके कारण ही ये सब चीजें होती हैं कि हमारी पृथ्वी का झुका होना, हमारी पृथ्वी जो 23.5 से झुकी है, थोड़ी सी झुकी है, एकदम सीधी नहीं है, झुकी हुई है। इस कारण यहाँ पे क्या होता रहता है? मौसम परिवर्तन होता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। इस तरीके से मौसम इस परिक्रमण गति के कारण होते हैं। उसमें ज्यादातर योगदान पृथ्वी का 23.5 अंश पे झुकाव का होता है। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको बखूबी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बचे हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे जैसे आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा, हो सकता है या तो पीडीएफ आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा या फिर क्वेश्चन का सेशन ही मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, मिलेंगे तब अगली वाली वीडियो में। हाँ, अगर इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा। क्लास कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा और निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।